हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जो लास्ट सेशन में हमने क्लास कंप्लीट करी थी वो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स को मैंने आप लोगों को समझा दिया था। टॉपिक में पूरी तरीके से एलिमेंट्री कैनाल क्या है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर एंड होती है, पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग जगह पे कौन कौन सी चीज़ें सिचुएटेड हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स किस किस पार्ट पे प्रेजेंट हैं। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होकर ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को क्रॉस करता हुआ एनएस पर एंड हो जाता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए हमने सबसे फर्स्ट सेशन में आपको समझाया था कि किसी भी प्रोडक्ट का डाइजेशन कराने के लिए, मतलब न्यूट्रिशन जब आप अपनी बॉडी में लेते हो तो उस न्यूट्रिशन को लेके उससे एनर्जी का रिलीज़ करवाना जो परफॉर्म करवाया जाता है हमारी बॉडी में, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ही परफॉर्म करवाया जाता है। और हमने समझा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर या डाइजेस्टिव सिस्टम में जितनी भी प्रोसेसेस चल रही हैं वो दो चीज़ों की वजह से चलती हैं। सबसे पहला था आपका एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड वाज योर एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम पूरी तरीके से समझ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में दो कंपोनेंट्स की हेल्प से, फर्स्ट इज़ योर एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड इज़ योर एक्सेसरी ग्लैंड्स, दोनों कंबाइन करके कैसे हमारी बॉडी में वर्क करते हैं और किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड को एक सिंपल फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्जन होना ग्लूकोज फ्रैक्टोज के मॉलिक्यूल्स में, अगर मैं बात करूं प्रोटीन का डाइजेस्ट होना अमीनो एसिड्स में, मैं बात करूं फैट्स का डाइजेस्ट होना फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में। एंड द क्वेश्चन वॉज कि जब आप डाइजेशन परफॉर्म करवा रहे हो तो ये डाइजेशन को परफॉर्म करवाने की रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमने पढ़ा था कि जितना भी एनिमल का फूड होता है इट इज़ मेड अप ऑफ एनिमल टिश्यू एज वेल एज प्लांट टिश्यू, एंड एनिमल और प्लांट टिश्यू के कंपोनेंट जो होंगे वो ऑब्वियसली इट विल बी, या फिर ये एक कॉम्प्लेक्स एग्रीगेट होगा बायोमोलिक्यूल्स का। ये कॉम्प्लेक्स एग्रीगेट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो इस वजह से हमें क्या करना होता है, इन्हीं लार्जर पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट इज नॉट द एब्जॉर्बेबल फॉर्म, आप अपनी इंटेस्टाइन के थ्रू, अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं इसी कार्बोहाइड्रेट को मैं ब्रेक करके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दूं, फ्रैक्टोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दूं, या फिर गैलेक्टोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, तो ये जो पार्टिकल है अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल की इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। सेकेंड मैंने बोला प्रोटीन कैन नॉट बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, मतलब जो प्रोटीन मैं कंज्यूम कर रही हूँ वो प्रोटीन डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है यही डाइजेशन कहलाता है। तो ये जो डाइजेशन के प्रोसेस को मैंने परफॉर्म किया तो इसमें हमने दो पार्ट्स पढ़े, एक तो एलिमेंट्री कैनाल पढ़ी। एलिमेंट्री कैनाल क्या थी भाई, वही पूरा का पूरा रीजन जहाँ से आपका डाइजेशन स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ और होते 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 एंड तक कहाँ पर आया, एनएस पर आके खत्म हो गया। मतलब जिस पर्टिकुलर जगह पे हमारा फूड प्रेजेंट होता है वही रीजन आपका क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो जब हमें फिजिकल वर्क से अलग हट के केमिकल वर्क को परफॉर्म करवाना है तो केमिकल वर्क को परफॉर्म करवाने के लिए वी नीड सम एंजाइम्स। एंजाइम्स का काम क्या होता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में, पार्टिकल मैं नहीं इस्तेमाल करूं तो बेहतर होगा, मैं मॉलिक्यूल्स बोलूंगी, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। लाइक कार्बोहाइड्रेट इज अ बड़ा मॉलिक्यूल, ग्लूकोज इज अ छोटा मॉलिक्यूल, ग्लूकोज इज अ स्मॉलर मॉलिक्यूल, एक छोटा पार्ट है जो कि इजीली हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब हमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना होता है तो वी नीड एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करते हैं, इन पार्टिकल्स को, बड़े पार्टिकल को छोटे में छोटे को और छोटे में और पार्टिकल को बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब तक एंजाइम्स नहीं होंगे डाइजेशन हमारी बॉडी में परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो जब डाइजेशन को परफॉर्म करवाना है तो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी, और जब एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है तो एंजाइम की रिक्वायरमेंट का मतलब है कि
यहाँ पर एंजाइम को सीक्रेट करने के लिए मेरे पास प्रेजेंट होंगे ग्लैंड्स। मतलब हमारी बॉडी में, अब मैं आपको एक छोटा सा रिकॉल कर दे देती हूँ कि भाई ग्लैंड्स क्या होते हैं। अगर हम आपको समझाएं तो ग्लैंड्स का मतलब मेरी बॉडी का कोई भी वो सेल, कोई भी वो ऑर्गन, कोई भी वो ग्रुप ऑफ सेल जो कि अपने अंदर से किसी भी चीज़ का सीक्रेशन दे रहा है, वो पार्ट आपका क्या कहलाता है? ग्लैंड कहलाता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने क्या बोला? मैंने बोला मेरे बॉडी का कोई भी सेल जो किसी भी तरीके की सीक्रेशन को दे, वो सीक्रेशन देने वाला सेल इज द ग्लैंडुलर सेल। अब ये एक सिंगल सेल भी हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ सेल भी हो सकता है, क्लस्टर ऑफ सेल भी हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है, कोई भी पार्ट हो सकता है। तो जब आपने ग्लैंड्स की बात करी तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम ज़्यादातर बात करते हैं हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की। मैंने आप लोगों को 3 मेजर ग्लैंड्स के बारे में बताया था, मैं एक बार फिर से लिखती हूँ स्टार्टिंग से। सबसे पहला पार्ट था हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। सबसे पहले हमारे कौन से ग्लैंड्स थे? सलाइवरी ग्लैंड्स। याद करते चलेंगे साथ के साथ। सेकंड वाज मेजर ग्लैंड्स की हम बात कर रहे हैं। सेकंड वाज योर पैनक्रियास। सेकंड वाज योर पैनक्रियास एंड थर्ड वाज योर लिवर। लिवर को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लिवर एक हमारी बॉडी का मेजर ऑर्गन है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है और इसके बारे में भी हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। पैनक्रियास के बारे में हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है एंड सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में वी हैव स्टडीड ऑलरेडी। नाउ मैं एक छोटा सा रिकॉल फिर से दे देती हूँ आपको सलाइवरी ग्लैंड्स का। जब हम सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं तो दीज आर दोज ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड द बकल कैविटी। बेसिकली आउटसाइड बोलते हैं क्या भाई, मेरी बकल कैविटी के बाहर, मेरी बकल कैविटी को कवर करने वाले कुछ ग्लैंड्स हमारे पास प्रेजेंट है, वही बकल कैविटी को कवर करने वाले ग्लैंड्स आपके क्या कहलाते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स कहलाते हैं। नाउ ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, इन सलाइवरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है? तो अगेन वही फंक्शन जो हम ग्लैंड्स के बारे में समझ रहे हैं कि कुछ सीक्रेशन देना, एंजाइमेटिक सीक्रेशन देना, सो दैट द फूड में स्टार्ट डाइजेस्टिंग फ्रॉम आवर माउथ। सो सलाइवरी ग्लैंड्स अगेन सिंपल स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे क्योंकि भाई डाइजेशन आप परफॉर्म करवा रहे हो तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, और कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को परफॉर्म करवाने के लिए जो हमारे पास पार्ट है वो एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करेंगे तो देयर आर सो मेनी ग्लैंड्स प्रेजेंट आउटसाइड आर बकल कैविटी जिनको हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, लेकिन देयर आर 3 मेजर ग्लैंड्स विच वी हैव टू स्टडी है। 3 मेजर ग्लैंड्स हैं जो कि हमें पढ़ना यहाँ पर है और पढ़ चुके हैं एक्चुअली हम। कौन कौन से ग्लैंड्स थे? सबसे पहले थे पैरोटिड ग्लैंड्स, दूसरे थे सब मैंडिबल या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स और थर्ड वाज योर सब लिंगुअल ग्लैंड्स। मैंने आप लोगों को ये बहुत अच्छे से लर्न करवाया था कि किस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, उसी बेसिस पे हमने इनके नाम दिए थे। कैसे कैसे नाम दिए थे? पैरोटिड ग्लैंड को मैंने बोला था चीक्स के पर प्रेजेंट होने वाली या फिर ईयर्स के सामने, ईयर के सामने प्रेजेंट जो ग्लैंड है वो हमारी पैरोटिड ग्लैंड कहलाती थी फर्स्ट। पैरोटिड ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, या फिर मैं सिंपल बोलूं ऑल द सलाइवरी ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। पैनक्रियास एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है, वी विल डिस्कस इट लेटर, एंड लिवर इज योर एक्सोक्राइन ग्लैंड। सो when you are talking about the salivary glands, जब एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो it will give its secretion with the help of duct obviously। भाई जब एक्सोक्राइन ग्लैंड है, हमने अभी जिक्र किया या मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड which is responsible for giving their secretion with the help of duct। जो ग्लैंड्स डक्ट के थ्रू अपना सीक्रेशन किसी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर जो एक्सोक्राइन ग्लैंड पार्ट है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड पार्ट क्या करता है? हमारा सीक्रेशन देता है किस जगह पर? हमारे माउथ के अंदर। किस डक्ट के थ्रू देता है? कॉमन डक्ट नहीं है सलाइवरी ग्लैंड्स की। पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल, तीनों आपस में मिलके एक साथ सीक्रेशन नहीं देते, बल्कि इनका सीक्रेशन सेपरेटली हमारे बकल कैविटी के अंदर मिक्स करवाया जाता है। तो वो जो सबसे पहला ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड जो कि ईयर्स के सामने है या फिर बिलो द, जब एमसीक्यूज पूछे जाते हैं तो बिलो द ईयर्स बोला जाता है, पोजीशन ये है इस जगह पे। तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड से सीक्रेशन होती है, ये पैरोटिड ग्लैंड बिलो द या फिर इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स बोल देते हैं, और सीक्रेशन जिस डक्ट के थ्रू देते हैं वो डक्ट कहलाती है स्टेनसन्स डक्ट। कौन सी डक्ट कहलाती है? स्टेनसन्स। आई एम रिपीटिंग अगेन, स्टेनसन्स डक्ट। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बोला, जब हम पैरोटिड ग्लैंड से आगे बढ़ते हैं, आई टोल्ड यू अबाउट द लोकेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड एज वेल एज द डक्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। सीक्रेशन क्या करते हैं वी विल डिस्कस इट लेटर।
दूसरा पार्ट मैंने क्या बोला, सबमेंडिबल। कल भी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप बात करते हैं मेंडिबल की तो इट इज़ आवर लोअर जॉ। मेरे लोअर जॉ को मैं क्या बोलती हूँ, मेंडिबल बोलती हूँ। हमारे लोअर जॉ की बोन को मेंडिबल कहा जाता है और यही मेंडिबल के पास जो ग्लैंड प्रेजेंट हैं ये क्या कहलाते हैं, आपके सब मेंडिबल या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स कहलाते हैं। अब ये जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स हैं, ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स अगेन अपना सीक्रेशन किसी डक्ट के थ्रू देते हैं और वो जो डक्ट निकलती है इनसे वो कहलाती है वॉटन्स डक्ट। कौन सी डक्ट कहलाती है, वॉटन्स डक्ट। तीसरे ग्लैंड्स है सब लिंगुअल ग्लैंड्स। लिंगुआ टर्म इज डिराइव फ्रॉम द टंग। तो टंग के नीचे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, टंग के नीचे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है वही ग्लैंड्स कहलाते हैं आपके सबलिंगुअल ग्लैंड्स। और ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं ये अपनी सीक्रेशन हमारे माउथ में पहुंचाते हैं डक्ट ऑफ रेविनस के थ्रू या फिर रेविनस डक्ट हम बोल देते हैं। तीनों ग्लैंड्स का सीक्रेशन आपस में कंबाइन करके कहलाता है सलाइवा। सलाइवा इज रिच इन, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पार्ट कि भाई सलाइवा का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सलाइवा किन चीज़ों से मिलकर बना है, सलाइवा के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो हम सबसे इंपॉर्टेंटली जो बोलते हैं, सबसे पहला है आपका सलाइवरी अमाइलेज। अगर मैं बात कर रही हूँ आपके सलाइवा की तो सलाइवा सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूट करता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज इज द एंजाइम। जहाँ पर भी टर्म एज आ जाता है, भाई समझ लेंगे आप लोग थोड़ी बहुत केमिस्ट्री अगर पढ़ते हो या जानते हो या फिर हमारी बायोलॉजी में भी हम इसका जिक्र करते हैं कि जहाँ पर भी किसी टर्म के आगे एस टर्म ज्वाइन कर दिया जाए, ASE, तो वो क्या होगा, आपका एंजाइम होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, सलाइवरी अमाइलेज से जब हम आगे बढ़े तो सलाइवा के अंदर ही, ये मैं आपको बता रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड से निकाला गया सलाइवा, सलाइवा के कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला है सलाइवरी अमाइलेज। दूसरे हैं आपके लाइसोसोम्स, सेकेंड इज योर लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या कहलाते हैं, लाइसोसोम्स कहलाते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ द बॉडी। मीन्स मतलब हमारी बॉडी में जब भी हम इस कोई भी फूड खाते हैं तो उसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब बाहर से एंट्री करेगा एंड इफ इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी इसको आइडेंटिफाई कर लेती है, डिस्टिंग्विश कर लेती है और डिस्टिंग्विश करने के बाद वो लाइसोसोम्स की हेल्प से उस पार्टिकल को किल कर देगी। लाइक बैक्टीरिया है, वायरसेस है, माइक्रोब्स जितने भी हैं वो लाइसोसोम्स के थ्रू किल कर दिए जाते हैं। तो क्योंकि एंट्री हो रही है हमारे बॉडी के अंदर किसी कंपोनेंट की, फूड की एंट्री मैं माउथ के थ्रू करवा रही हूँ, तो भाई ऑब्वियसली वहाँ पर प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है और जो प्रोटेक्शन पार्ट देता है वो क्या देता है, आपका लाइसोसोम्स देते हैं। थर्ड हम आगे बढ़े तो आइंस, प्रेजेंस ऑफ आइंस, लाइक बाइकार्बोनेट्स आयन की अगर मैं बात करूं जो कि थोड़ा बहुत एसिडिटी और बेसिसिटी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दीज थ्री कॉन्स्टिट्यूट योर सलाइवा। ये तीनों चीज़ें आपका क्या बनाते हैं, सलाइवा बनाते हैं। सलाइवा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। इसका सीक्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है आपका जब भी हम कुछ चीज़ खाते हैं। अब वो क्यों सीक्रेट होता है, क्या करना होता है, वो हम आगे जब डाइजेशन शुरू करेंगे तब समझेंगे। तो यहाँ पर एक नोटिसेबल पॉइंट और है कि अगर मैं बात करूँ हमारे यही तीन ग्लैंड जो कि एंजाइम सीक्रेट करते हैं, ये तो ह्यूमंस के माउथ में होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ डॉग्स में, डॉग्स की टंग पे स्वेट ग्लैंड की प्रेजेंस भी होती है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड इज योर पेनक्रियास। मैंने लास्ट क्लास में आपको एक रफ डायग्राम बनाया था एलिमेंट्री कैनाल का। उस एलिमेंट्री कैनाल से समझ लेंगे कि स्टमक के नीचे और इंटेस्टाइन के बीच में आपका एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास को समझने के लिए बहुत ज़्यादा टफनेस नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंटली अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करूं, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई भी टॉपिक अगर फर्दर प्रोसीड करके किसी आगे टॉपिक से कनेक्ट करता है या फिर इसी टॉपिक को मैं किसी पीछे वाले पार्ट से कनेक्ट करूं तो हमें सारे के सारे रिलेशन साथ के साथ पढ़ लेने चाहिए, किसी चीज़ को बात के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक फिर हमारा स्ट्रांग हो जाता है। तो पेनक्रियास बिकॉज इट इज़ अ ग्लैंड, और ग्लैंड है तो भाई कैसी ग्लैंड है, हम अभी जिक्र कर रहे थे कि जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की ग्लैंड्स होती हैं वो एक्सोक्राइन होती हैं मोस्टली, लेकिन अगर मैं बात करूं पेनक्रियास की तो ये एक ऐसी ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन भी है एज वेल एज एंडोक्राइन भी है। इस वजह से इस ग्लैंड को मैंने नाम दिया है मिक्स्ड ग्लैंड। क्या नाम दिया मैंने इस ग्लैंड को, मिक्स्ड ग्लैंड। व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड ग्लैंड, मतलब इसका ये है कि ये जो ग्लैंड है ये अपने अंदर से सीक्रेशन देती है किस किस की,
एक्सोक्राइनल पार्ट भी मतलब अपनी सीक्रेशन डक्ट के थ्रू भी देगी, और दूसरा मैंने बोला डक्टलेस भी सीक्रेशन ये हमारी बॉडी के अंदर देती है। बट हेयर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट्स एंडोक्राइनल पार्ट, वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस इट्स एक्सोक्राइन पार्ट। कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं हम? एक्सोक्राइन डिस्कशन करने वाले हैं। तो समझे, जब आप बात करते हैं आपके पेनक्रियास की, तो पेनक्रियास एक वो ग्लैंड है जो कि एक इम्पॉर्टेंट डाइजेशन को कराने के लिए हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि भाई आपका जो ग्लैंड है, ये जो पेनक्रियास है, ये पेनक्रियास किस तरीके से हेल्प करता है, तो ये कई तरीके के एंजाइम्स अपने अंदर से सीक्रेट करेगा, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन्स हैं, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस है, कोलिसिस्टोकाइनेस हैं, हार्मोन्स भी सीक्रेट करता है, एज वेल एज आपका एंजाइम्स भी सीक्रेट करता है। तो इसका डिस्कशन हम आगे पढ़ेंगे। बस इतना समझना है कि पेनक्रियास का सीक्रेशन हमारा किसके थ्रू, ग्लैंड्स के थ्रू, डक्ट्स के थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आके मिलता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपका, मैं ये दोनों को एक बार और डिस्कस करूंगी यहाँ पर डायग्रामेटिक व्यू देकर। अब आ जाइए नेक्स्ट आपके लिवर के पास। सबसे इंपॉर्टेंट नोटिसेबल पॉइंट इज व्हाट, दैट द लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या बोला मैंने बोला इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अ बॉडी। मेरी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। कितने लोब्स में डिवाइडेड होती है? 2 लोब्स में डिवाइडेड होती है। प्रेजेंट कहाँ होती है तो समझेंगे। मैं वापस से एक डायग्राम बना रही हूँ। दिस इज योर व्हाट, थोड़ा समझने की कोशिश करें। डोम शेप स्ट्रक्चर हम कहाँ पढ़ते हैं? डोम शेप स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं आपके रेस्पिरेशन में। और ये जो रेस्पिरेशन में डोम शेप स्ट्रक्चर बताया जाता है, ये ऑब्वियसली क्या होता है? हमारा डायाफ्राम। क्या बनाता है? डायाफ्राम बनाता है। डायाफ्राम के नीचे अगर मैं देखूं तो जब हमने किसके थ्रू, ईसोफेगस के थ्रू एंट्री करी थी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट था? कई सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। दिस इज योर लिवर। थोड़ा सा रफ डायग्राम है, परफेक्ट नहीं होगा, पर समझने की कोशिश करेंगे। इस लिवर से कनेक्टेड होता है हमारा एक लॉन्ग स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं आपका गॉल ब्लैडर। मैं सिर्फ थिंग्स को, चीज़ों को क्लियर करने के लिए एक रफ डायग्राम बना रही हूँ ताकि आप लोगों को किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना हो। एग्जैक्ट लोकेशन, एक्चुअल लोकेशन नहीं है ये। फिर ये जो ग्लैंड है ये खुल रही है हमारी, अगर ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा हो, अगर आप समझने की कोशिश करें ये क्या है, तो आप समझ जाएंगे। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पूरी एलिमेंट्री कैनाल को। यस, यू आर गोइंग राइट। ये आपका ये छोटा पार्ट होता है। मैंने थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इनलार्ज करके इसको बताया है, क्योंकि वी हैव स्टडीड स्टमक ऑल्सो एंड स्मॉल इंटेस्टाइन भी हम स्टडी कर चुके हैं। मुझे आपको सिर्फ लोकेशन बतानी है कि कौन कौन से ग्लैंड अपनी सीक्रेशन किस जगह पर देते हैं। आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये खत्म हुआ है यहाँ पर। मैं छोटा सा लेबल कर देती हूँ, स्टमक। क्या खत्म हुआ? स्टमक। स्टमक को हटा दीजिए यहाँ से, क्योंकि हमें नहीं पढ़ना स्टमक, हम पढ़ चुके हैं। हालांकि हमें स्मॉल इंटेस्टाइन भी नहीं पढ़नी, पर सीक्रेशन कहाँ जा रही है, ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, उसको समझने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो ये स्ट्रक्चर जो सी शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, कल भी मैंने आप लोगों को उसका जिक्र किया था। सी शेप स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी के अंदर हमें दिखा, ये क्या कहलाता है? ये कहलाती है, कहलाता नहीं है, कहलाती है डियोडेनम। फिर से रिकॉल कीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स, duodenum, jejunum, ileum. Duodenum was the first and the shortest part, which is C in the shape. शेप में कैसा था? C शेप का था। ओके, नाउ मैंने यहाँ पर 3 चीजें लेबल करी। फर्स्ट इज योर लिवर, सेकेंड इज योर पेनक्रियाज। पोजीशंस बिल्कुल एक्यूरेट हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने स्टमक को ना दिखाते हुए पेनक्रियास को बहुत लार्ज कर दिया है, क्योंकि हमें यही डिस्कस करना है। स्टमक हम पढ़ चुके हैं। ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर, छोटा नहीं होता, लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, ये कहलाता है आपका गॉल ब्लैडर। क्या कहलाता है? गॉल ब्लैडर। नाउ ये जो पार्ट यहाँ पर आपको आता हुआ दिख रहा है, ये हालांकि है तो बहुत छोटी सी चीज, बट ये है बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दीज आर द डक्ट्स विच इज ओपनिंग फ्रॉम द ग्लैंड्स
इनटू द ड्यूडेनम। इन सब डक्ट्स के नाम लिखूंगी मैं अभी, और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। देखें अब सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैंने बोला लिवर की बात कर लेते हैं, लिवर का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। लिवर की जब भी हम बात करते हैं तो हमारा बॉडी में जो लिवर है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड माना जाता है। हमारी बॉडी की राइट हैंड साइड पे डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है, राइट एंड एक्सट्रीम टू द राइट साइड, एक्सट्रीम टू द राइट साइड, और एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, मीन्स बिलो द डायफ्राम ऑब्वियसली। ओके, नाउ जब हम डायफ्राम की से नीचे लिवर को देखते हैं तो लिवर को मैंने यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। मतलब लिवर हैज टू लोब्यूल्स। कितने लोब्यूल्स हैं लिवर के? दो लोब्यूल्स हैं, वन इज द राइट, वन इज द लेफ्ट। कोई नाम नहीं बताना हमें यहाँ पर, हमें सिर्फ क्या समझना है कि जो लिवर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? दो लोब्स में डिवाइडेड है। वन इज द राइट लोब एक्सट्रीमिस्ट टू द राइट एंड वन इज द लेफ्ट लोब, है राइट में पर राइट से लेफ्ट में प्रेजेंट है। इन दोनों लोब्स को आपस में एक लिगामेंट के थ्रू हमने डिवाइड किया हुआ है। इस पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसको हम बोलते हैं फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट बोलते हैं? फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। सो एनसीईआरटी में नहीं बताया जाता ये, पर कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जब आप करेंगे तो क्वेश्चन में आप लोगों को दिख जाएंगे। तो मैंने सबसे पहला क्या पार्ट किया, बोला आपका लिवर दो लोब्स में डिवाइडेड है, राइट और लेफ्ट। एक्सट्रीम लेफ्ट में राइट में प्रेजेंट होता है आपका लिवर, क्या किस लिगामेंट के थ्रू डिवाइडेड होता है? फेल्सीफॉर्म लिगामेंट के थ्रू डिवाइडेड होता है। और ये जो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट आपके पास प्रेजेंट है, ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट ही लिवर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब एक चीज़ समझिएगा, जब भी हम लिवर की बात करते हैं तो हर बॉडी पार्ट्स को, हर ऑर्गन को हमने एक कवरिंग दी हुई है। हर एक बॉडी ऑर्गन को मैंने क्या दी हुई है? एक कवरिंग दी हुई है। और यही जो कवरिंग प्रेजेंट है हमारे लिवर के ऊपर, जैसे एलिमेंट्री कैनाल को मैंने सेरोसा से कवर किया था, इसी तरीके से अब मैं लिवर पे एक कवरिंग दूंगी। और लिवर जिस पार्ट से या जिन सेल से मिलके बना होता है वो कहलाते हैं आपके ग्लिसन्स कैप्सूल। लिवर किससे मिलके बना है? ग्लिसन्स कैप्सूल से मिलके बना है। बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन ग्लिसन्स कैप्सूल क्या चीज़ है भाई? ये एक पॉलीहेड्रल शेप का सेल है जिसके अंदर आपकी हेपाटिक कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। और ये हेपाटिक कॉर्ड्स आपस में एक दूसरे के साथ पूरा नेटवर्क बना के पूरे के पूरे लिवर को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देती हैं। हेपाटिक साइनोसॉइड्स जिसको हम कहते हैं, समझेंगे। ये है आपका एक पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर जो कि लिवर बनाता है। इस तरीके के कई सारे सेल्स आपस में एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाते हैं। यही आपका क्या है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। ये हाँ, ये आपका क्या है? ग्लिसन कैप्सूल। इससे कनेक्टेड होते हैं आपके हेपाटिक साइनोसॉइड्स बोले, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि ये जो आपको दिख रहा है ये पार्ट क्या कहलाते हैं? हेपाटिक कॉर्ड्स कहलाती हैं। ये है आपका क्या? ग्लिसन कैप्सूल, जो कि लिवर की कवरिंग बनाता है। लिवर जिन सेल से मिलके बना होता है वो कहलाते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल, ग्लिसन्स कैप्सूल। इसके साथ साथ ये आपके कहलाते हैं हेपाटिक कॉर्ड्स। अब भाई मैं बार बार एक टर्म इस्तेमाल कर रही हूँ, हेपाटिक हेपाटिक हेपाटिक। व्हाट इज हेपाटिक? जैसे हमने बार बार गैस्ट्रिक टर्म पढ़ा था स्टमक के लिए, सिमिलरली हम यहाँ पे हेपाटिक टर्म पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली किसके लिए? लिवर के लिए। लिवर किस नाम से जाना जाता है? हेपाटिक नाम से जाना जाता है। अब आप कहीं भी लिवर नहीं पढ़ेंगे, आप हर जगह जिक्र पढ़ेंगे हेपाटिक का। हेपाटिक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कैसे नहीं छोड़ेगा भाई? जब आपको एक्सक्रीशन पढ़ना होगा, या जब आपको सर्कुलेशन पढ़ना होगा, या कौन सी ट्यूब हमारी लिवर के अंदर एंटर कर रही है, कौन सी ट्यूब हमारी लिवर से बाहर निकल रही है, कौन सी ट्यूब किस किस पर्टिकुलर जगह पे लिवर से कनेक्शन बनाएंगे, वो पूरा का पूरा हेपाटिक टर्म से ही आपको इंडिकेट किया जाएगा। ओके, ग्लिसन कैप्सूल के बीच में ये जो हेपाटिक कॉर्ड्स के बीच में आपको स्पेसेस दिख रही है, ये कहलाते हैं आपके हेपाटिक साइनोसॉइड्स। हेपाटिक साइनोसॉइड्स, क्लियर? बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि हम
बेसिक एनसीईआरटी की बात करेंगे, पेपर जितना भी बनता है वो सब एनसीईआरटी से बनता है, आइदर ऑफ नीट और ऑफ द बोर्ड सिलेबस। हमें सिर्फ एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर करते चलना है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं जो कि हम साथ में लेते चले तो बुराई नहीं है, बहुत कंटेंट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास बढ़ जाएगी और अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे पहले मैंने लिवर की बात करी। जो लिवर है आपका लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, ग्लिसन्स कैप्सूल से मिलकर बना है। ग्लिसन कैप्सूल एक पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर है जो कि पूरे के पूरे लिवर को कवर करने का काम करता है। ओके, एंड ये जो लिवर को कवर किया है ये पॉलीहेड्रल शेप का सेल हेपेटिक कॉर्ड्स रखता है और उसी के बीच की जो स्पेसेस आपकी बनाती हैं वो क्या बनाती हैं, हेपेटिक साइनोसॉइड्स बनाती हैं। क्लियर। नाउ दूसरी चीज मैंने क्या बोली, हमारे लिवर के अंदर एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगी। क्या बताऊंगी भाई, कि जब भी आप बात कर रहे हैं, ये लिवर का ही पार्ट है। आपने सोल्जर्स ऑफ द बॉडी के बारे में सुना होगा, मतलब मैं बार बार अभी भी मैंने जिक्र किया था लाइसोसोम्स का, मतलब हमारी बॉडी हमेशा क्या रहती है, तैयार रहती है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंट्री करता है अगर आपकी बॉडी में, तो उसको क्या करना है, उसको उस पार्टिकल को किल करना है और बॉडी से बाहर निकालना है। जस्ट लाइक अगर कोई टेररिस्ट हमारी कंट्री के अंदर एंट्री करेगा तो सोल्जर्स का काम है उसको मारना, किल करना और अपनी कंट्री से बाहर निकाल देना। तो सोल्जर्स ऑफ द बॉडी WBCs को इसीलिए ही कहा जाता है। अब हमारा जो लिवर है ये एक हम कह सकते हैं कि एक बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, मतलब जिसके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं। कैसी जिम्मेदारियां, कि भाई हमारे बॉडी की इम्प्योरिटीज़ को भी इसको किल करना है, ब्लड को भी चेक करना है, ठीक है, इसके साथ साथ आपका डाइजेशन में भी हेल्प करना है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम प्ले करता है। तो इसीलिए एक सेल, एक टाइप ऑफ सेल यहाँ पर और प्रेजेंट होते हैं जो कि WBCs ही बोले जाते हैं, और इनका काम क्या है, उनका काम है कि जब ब्लड लिवर से होता हुआ गुजरे तो उस कंडीशन के अंदर किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी को वो लिवर के कुफर सेल्स जो हैं वो किल करने का काम करेंगे। मैंने आपको वर्ड बोल दिया जिसको हम क्या नाम देते हैं, कुफर सेल्स। व्हाट आर दीज सेल्स, दीज आर WBCs. What are WBCs? WBCs are called as white blood cells. कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के वो सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि हमारी बॉडी में किसी भी इन्फेक्शन को किल करने का काम करते हैं। मैंने आपको बहुत बेसिक सी चीज़ बोली, कंट्री में कोई टेररिस्ट एंट्री करेगा तो सोल्जर्स का काम है उसको किल करना, मारना और भगाना, ताकि वो हमारी बॉडी कंट्री में कोई हार्म ना करे। सेम चीज़ अगर बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का कोई फॉरेन पार्टिकल एंट्री करता है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो बॉडी का काम है उसको मारना, किल करना और बाहर निकाल देना। ये जो किलिंग हुई यही करते हैं कौन से सेल्स, WBC सेल्स। तो WBCs की कैटेगरी है आपकी कुफर सेल्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, आपकी लिवर के सेल्स में प्रेजेंट होती है। ये क्या है, आपके कुफर सेल्स हैं जो कि पूरी की पूरी लिवर के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं और किसी भी इंफेक्शन से लड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट काम हमारे लिवर का, लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जितना अच्छे से हम इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं उतना डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ जब हमने लिवर की बात करी, लिवर के अंदर सबसे पहले मैंने बोला पॉलीहेड्रल सेल्स ग्लिसन्स कैप्सूल से मिलकर बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कुफर सेल्स पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लार्जेस्ट ग्लैंड है इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पॉलीहेड्रल शेप है इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं, कोई फालतू की चीज़ नहीं पढ़ रहे, तो हर चीज़ को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। नेक्स्ट, जब हम लिवर की कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो अब हमने क्या बोला कि लिवर जो है आपका, ये जितना भी काम परफॉर्म कर रहा है, ये पूरा का पूरा काम डाइजेशन के अलावा एक पार्ट और देखेंगे। आप लोग जानते हैं हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो ब्लड किससे मिलके बना है, वो ब्लड मिलके बना है RBCs से। किससे मिलके बना है? अब हम लिवर के काम के टुवर्ड्स जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या बोला, लिवर को थोड़ा अभी साइड में करते हैं। मैंने बात करी RBC, मेरी बॉडी का फ्लूइड बनाने के लिए ब्लड का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, मेन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मेरे ऑक्सीजन को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, वो क्या था आपका RBC। RBC बनाने वाला पार्ट कौन है हमारी बॉडी में? इट्स बोन मैरो, नन अदर देन बोन मैरो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन मैरो ने बनाया RBC। RBC का लाइफ स्पेन है 120 दिन।
मतलब कितने महीने, 3 महीने, 4 महीने में, 4 मंथ में मेरा एक आरबीसी का मॉलिक्यूल, मतलब अगर आज मेरा जो आरबीसी का मॉलिक्यूल बना है ये 120 डेज के बाद खत्म हो जाएगा। 120 डेज के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, किल कर दिया। तो अब जब आपको बात करनी है किसकी, आरबीसी की, तो आरबीसी के अंदर 120 दिन में किसको किल कर दिया जाता है, मतलब आरबीसी को 120 दिन में ब्लड से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। आप समझिएगा हमारा ये जो आरबीसी है ये 2 चीज़ों से मिलके बना है, एक तो हीम, 2 चीज़ें होती हैं इसमें, एक तो पिगमेंटेड पार्ट है जो कि रेड कलर देता है, और दूसरा अगर हम बात करें तो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। एक है आपका हीम और दूसरा है आपका ग्लोबिन, दूसरा क्या है आपका ग्लोबिन। हमारा जो हीम पार्ट है ये आयरन से मिलके बना है, तो ये वापस से हमारे बोन मैरो में ही चला जाता है, क्या करने के लिए, नए आरबीसी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ऑब्वियसली मैंने बोला मिनरल पार्ट है, अब मिनरल पार्ट को तो हम बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि वो अनचेंज्ड है, उसके अंदर कोई बुढ़ापा नहीं आया है, कोई ऐसा कंडीशन नहीं आया है कि अब उसको हम इस्तेमाल नहीं करना। तो हम क्या करते हैं कि जो आयरन वाला पार्ट है, हीम वाला पार्ट है, वो हीम वाला पार्ट वापस से बोन मैरो के अंदर भेज दिया जाता है, क्या करने के लिए, आपके पार्टिकल को हम क्या बोले, हमारे इस पार्ट को तोड़ के मतलब आयरन रिलीज करवाने के लिए। दूसरा मैं बात कर रही हूँ किसकी, ग्लोबिन वाले पार्ट की। तो ये जो ग्लोबिन वाला पार्ट है ये एक प्रोटीन का पार्ट कह सकते हैं हम। इसमें हम क्या करते हैं, इस पार्ट को हम ब्रेक कर देते हैं और बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो जो ब्रेक किया और बॉडी से बाहर निकाला ये बनाता है 2 कंपोनेंट, एक तो बिलीरुबिन और एक बिलीवर्डिन। क्या चीज़ है ये भाई, ये हैं आपके पिगमेंट्स। क्या हैं ये, पिगमेंट्स। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द पिगमेंट, जब आप पिगमेंट की बात कर रहे हो तो ये पिगमेंट हमारे आरबीसी से निकाले गए, हीम और ग्लोबिन को तोड़ के प्रोटीनेशियस पार्ट को और मिनरल वाले पार्ट को अलग करके हमने 2 पिगमेंट्स निकाले, एक तो है बिलीरुबिन और दूसरा है आपका बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन आपके ब्लू ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं, येलो ग्रीन, पूरा नाम लिख देती हूँ, येलो ग्रीन पिगमेंट्स विच इज फॉर्म्ड इन द लिवर। कहाँ बना, लिवर में बना, और लिवर में बना ग्रीन ब्लू पिगमेंट, सॉरी येलो ग्रीन पिगमेंट। और ये जो येलो ग्रीन पिगमेंट है ये किसका बाई प्रोडक्ट है, आरबीसी का बाई प्रोडक्ट है। मतलब जब मैं आरबीसी को ब्रेक करती हूँ, जब मैं आरबीसी को तोड़ती हूँ, तो इस आरबीसी को तोड़ने के लिए हमने लिवर का इस्तेमाल, मतलब लिवर आरबीसी को तोड़ने का काम करता है और वहां से 2 कंपोनेंट निकाल के हीमोग्लोबिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनाता है। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन येलो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन टॉक्सिक पिगमेंट्स हैं। कैसे पिगमेंट हैं, टॉक्सिक पिगमेंट्स। नाउ ये जो टॉक्सिक पिगमेंट है इसके अलावा कुछ और भी होता है, तो आप समझेंगे फिर से। हमारा लिवर से जो एक टॉपिस सीक्रीशन दी जाती है वो दी जाती है किसकी, वो सीक्रीशन दी जाती है आपकी बाइल की, सीक्रीशन ऑफ लिवर। लिवर की सीक्रीशन की अगर मैं बात करूं तो क्या सीक्रीशन दे रहे हैं, ये बाइल सीक्रीट कर रहे हैं। बाइल, कॉमनली हम इसको क्या बोलते हैं, बाइल जूस। बाइल जूस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बाइल सॉल्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी हमने जो जिक्र किया वो था बाइल पिगमेंट्स। किसके बारे में पढ़ा, बाइल पिगमेंट्स के बारे में। बाइल पिगमेंट्स बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। और जब मैं बाइल सॉल्ट्स की बात करती हूँ तो ये सॉल्ट्स हैं आपके सोडियम के, सोडियम ट्रोकोलेट आपका, इस पे बहुत इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। बाइकार्बोनेट्स और सोडियम के सॉल्ट जो हमारे लिवर से बनाए गए हैं यही आपके क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके बाइल सॉल्ट्स। नाउ जब डाइजेशन आप परफॉर्म करवा रहे हैं तो डाइजेशन परफॉर्म करवाने में इन बाइल पिगमेंट्स का कोई रोल नहीं है। दीज आर ओनली द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ आर आरबीसीज। आरबीसी का एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कि बॉडी से बाहर निकाल देना है, कोई ज़रूरत नहीं है हमें इसकी। लेकिन बाइल, लिवर का जो मेन कंपोनेंट है वो है बाइल सॉल्ट। अगर ये बाइल सॉल्ट हमारे ब्लड में प्रेजेंट, सॉरी हमारे लिवर से रिलीज ना किए जाएं तो डाइजेशन वहीं के वहीं स्टॉप हो जाता है। ओके, नाउ
ये पूरा लिवर का पार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको हाल क्या लर्न कर लेना है, बात के लिए नहीं छोड़ना। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं, लिवर से जो सीक्रेशन दिया जा रहा है वो, क्योंकि एक्सोक्राइनल सीक्रेशन हम आपके किस में देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में दे रहे हैं, पेनक्रियास का भी एक्सोक्राइनल सीक्रेशन दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी डक्ट के थ्रू जाएगा। अब यहाँ पे कई सारी डक्ट है, समझते चलेंगे। सबसे पहले मैंने बात करी, ये जो लिवर से निकलने वाली डक्ट है वो लिवर से निकलने वाली डक्ट कहलाती है लिवर, मतलब टर्म हेपैटिक। तो सबसे पहली डक्ट इज योर हेपैटिक डक्ट। सबसे पहली डक्ट कौन सी डक्ट है, हेपैटिक डक्ट। दूसरा, हेपैटिक डक्ट के बाद आपने ये गॉल ब्लैडर देखा, मैंने गॉल ब्लैडर का जिक्र नहीं किया, भाई गॉल ब्लैडर क्या चीज़ थी, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन अभी नहीं पढ़ना। कोई सीक्रेशन होता है तो कोई सीक्रेशन नहीं होता, और होता भी है। ये क्या चीज़ है, ये पजल हम आगे सॉल्व करेंगे। गॉल ब्लैडर से निकलने वाली जो डक्ट आपको दिखी, मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ उसे, गॉल ब्लैडर से, मैं इसको डार्क कर रही हूँ, समझ लेंगे। गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट, थोड़ा लंबा कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए आपको। गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट इज योर सिस्टिक डक्ट। कौन सी डक्ट है, सिस्टिक डक्ट। ओके, सिस्टिक डक्ट से हम आगे बढ़े, और जब पेनक्रियास से निकलने वाली डक्ट होगी तो कोई नाम याद करने की जरूरत नहीं है, पेनक्रियास से निकलने वाली पेनक्रियाटिक डक्ट। कौन सी डक्ट है, फिर से रिपीट कर रही हूं, पेनक्रियास से निकलने वाली पेनक्रियाटिक डक्ट, लिवर से निकलने वाली हेपैटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर से निकलने वाली सिस्टिक डक्ट। नाउ जब हम आगे बढ़े तो लिवर की और गॉल ब्लैडर की दोनों डक्ट पहले आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हुई और इन्होंने बनाया कॉमन बाइल डक्ट। कौन सी डक्ट बनाई, मैं यहां पे लिख देती हूं, मार्किंग नहीं हो पा रही है। क्या बनाया आपका, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट क्या है, फिर से समझेंगे, जहां पर हेपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट कंबाइन करके आगे बढ़ती हैं वो क्या बनाता है आपका, कॉमन बाइल डक्ट मैंने लिख लिया है, यहां पर हम मेंशन करेंगे आपका क्या, हेपैटिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट। ओके, CD इज सिस्टिक डक्ट है। ओके, नाउ जब हम आगे बढ़े, पेनक्रियाटिक डक्ट नाउ विल कंबाइन विद द कॉमन बाइल डक्ट। कौन सी डक्ट है ये आपकी, पेनक्रियाटिक डक्ट। फिर से समझेंगे मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आपको कि सबसे पहले लिवर से डक्ट निकली और सिस्टिक डक्ट निकली। जब लिवर की और सिस्टिक डक्ट आपस में कंबाइन किए तो इन्होंने बनाया कॉमन बाइल डक्ट। क्या बनाया, कॉमन बाइल डक्ट। फिर पेनक्रियास से निकलने वाली जो डक्ट है वो पेनक्रियाटिक डक्ट थी। पेनक्रियास की डक्ट ना तो हेपैटिक से डायरेक्टली कंबाइन कर रही है, ना ही सिस्टिक डक्ट से डायरेक्टली कंबाइन कर रही है। वो किससे कंबाइन कर रही है, वो कंबाइन कर रही है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो इनके कंबाइन करने पे एक कॉमन डक्ट बन जाती है। वो एक कॉमन डक्ट किससे कंबाइन करती है, पेनक्रियाटिक डक्ट से कंबाइन करती है। और ये जो पेनक्रियाटिक डक्ट से कॉम्बिनेशन हुआ आपका किसका, कॉमन बाइल डक्ट का, ये दोनों आपस में कॉमनली कहलाते हैं हेपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बात बोला, मैंने बोला जहां पर सिस्टिक और हेपैटिक आपस में कंबाइन करते हैं, फिर इसको कंबाइन करना होता है पेनक्रियास के थ्रू। तो ये जो पेनक्रियास की डक्ट आपको दिख रही है जो कि किस में ओपन होगी, ड्यूडेनम में ओपन होगी। किस में ओपन होगी, ड्यूडेनम में, सी शेप्ड ड्यूडेनम में ओपन होगी। यही सी शेप्ड ड्यूडेनम में एंटर होने वाली डक्ट आपकी हेपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिवर का और पेनक्रियास का सीक्रेशन डायरेक्ट कहां दिया जाता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दिया जाता है। बात को समझे, कोई भी डाउट, आगे देखें। अब जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे अगेन जब भी सीक्रेशन होता है किसी भी चीज का तो वो सीक्रेशन होगा किसी ना किसी डक्ट के थ्रू। जब भी आप किसी सीक्रेशन को दे रहे हो तो वो डक्ट के थ्रू है, और डक्ट जिस जगह पे कहीं नई तरीके से ओपन होती है तो वो हमेशा ओपन होती है एक वॉल के थ्रू, जिसको हमने स्फिंक्टर नाम दिया था। वॉल खुलेगा तो सीक्रेशन होगा, वॉल बंद हो जाएगा तो सीक्रेशन नहीं होगा। वॉल खुलेगा तो सीक्रेशन होगा, वॉल बंद हो जाएगा तो सीक्रेशन नहीं होगा। तो यही जो वॉल यहां पर प्रेजेंट है,
जो कि हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट को कहाँ पर ओपन करने का काम करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन करने का काम करता है। ये डक्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, डक्ट कह रही हूँ सॉरी, ये स्फिंक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई, बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए। साथ के साथ क्या बोल रहे हैं हम बात कर रहे हैं वो डक्ट जो कि हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रही है, एक स्फिंक्टर के साथ खुलती है। अगर स्फिंक्टर बंद होगा तो सीक्रेशन नहीं दिया जाएगा, और जिस सीक्रेशन को आप यहाँ पर दे रहे हो, जिस स्फिंक्टर के थ्रू ये सीक्रेशन यहाँ पर आता है, वो कहलाता है आपका स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई। ओके, दिस इज ऑल योर ग्लैंड्स which we have studied here। मतलब ये पूरा पार्ट जिसमें हमने सारे के सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन सा सीक्रेशन कौन कौन देता है। अब एक्चुअल बाइल काम क्या करता है, लिवर क्या काम, मतलब जो लिवर से बाइल निकला वो क्या काम करेगा, पेनक्रियास का वर्क क्या है, पेनक्रियास किस तरीके के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो किस तरीके के डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।